अस्सलाम वालेकुम सर। सर की आवाज़ नहीं आ रही। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट, सर कैसे हैं? अल्लाह करा। सर स्टार्ट कर लें, टाइम सर हमारा पूरा हो चुका है। चले ठीक है, मैं स्टार्ट। सर ये स्क्रीन शेयर हो गई है आप लोगों को? जी सर आ रही, शो हो रही है सर। तो हो रही है स्क्रीन? जी जी सर बिल्कुल। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ लिया था एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तक, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कितने एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। जिसमें हम बात करें तो हमने सबसे पहले पढ़ा था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। फिर उसके बाद हमने उसमें लीगल रिलेशंस पढ़ा था, और इसी तरह से मुख्तलिफ काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी जो कि 10 एसेंशियल एलिमेंट्स बन रहे थे। और हमने फिर उस पर बात करी थी कि ये 10 एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं ये आगे जाके आपके 10 चैप्टर बनेंगे। तो हर किसी को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में भी हम जाएंगे तो वहाँ भी सारी डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, अगर लास्ट क्लास से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, वरना फिर आगे चलता हूँ। ठीक है, अच्छा बुक की रेफर मैं आप लोगों को क्लास के एंड में बता दूंगा कि कौन सी बुक रेफर है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है, वो मैं आपको क्लास के एंड में बता दूंगा कि कौन सी बुक आपको रेफर है। ठीक है जी, आज हम पढ़ते हैं अपना उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट की कितनी काइंड्स बनती हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जब आप काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे दर हकीकत पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हुए डिफरेंट के काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, के इन्फोर्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की 8-9 काइंड है, नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो इन्फोर्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है, वो अपनी परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है। ठीक है, जिस तरह के आपने पढ़ा होगा काइंड ऑफ बिजनेस, तो अगर मैं काइंड ऑफ बिजनेस की बात करूं तो आप बोलेंगे जी मर्चेंडाइजिंग है, सर्विसिंग है और मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक और बात करूं तो मैं बोलूंगा नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी और पार्टनरशिप भी तो है। तो दर हकीकत एक ही बिजनेस, अब ये तो है नहीं कि बिजनेस की 6 टाइप्स हो गई, टाइप्स बिजनेस की 3 ही हुई। लेकिन बात यह है कि एक ही बिजनेस में एक ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू है और दूसरा उसका नेचर पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी आता है। लेकिन अगर हम नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग, मर्चेंडाइजिंग और सर्विसिंग बिजनेस आता है। तो इसी तरह जब हम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो दर हकीकत ये भी एक देखने के तरीके, एक कॉन्ट्रैक्ट एक से ज्यादा काइंड में भी लाए कर सकता है, डिपेंड करता है आप किस नजरिए से उसे देख रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाए काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको कंपेल करने के कोर्ट के हिसाब से इन्फोर्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू का क्या होता है कि किस तरह से वो इन्फोर्स हो सकता है। तो अगर इसमें देखिए तो हमारे पास पहली काइंड आती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जी, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट बिकम्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ व्हेन ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज enumerated above are present। कहते हैं कि इन्फोर्सिबल वैलिड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी के तमाम 10 एसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो शामिल हैं, जो कि आप पीछे पढ़कर आ रहे हैं। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो 10 के 10 एसेंशियल एलिमेंट शामिल हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कि उसको इन्फोर्स करना सबसे आसान होता है क्योंकि उसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स शामिल होते हैं, तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपके पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, देखिए एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी देयर टू। ठीक है, कहते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के ऑप्शन पे इन्फोर्सिबिलिटी आ जाए वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अब ऐसा कैसे मुमकिन है ये हम देखते हैं।
कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक ही पार्टी सिर्फ इन्फोर्सेबल कर सकती हूँ? वो कब करती है? देखिए, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, हमने पीछे एक चीज पढ़ी थी, फ्री कॉन्सेंट। ठीक है, हमने बात करी थी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो और उसमें कॉन्सेंट फ्री ना हो एक पार्टी का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता, लेकिन वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। किस तरह से इन फ्री कॉन्सेंट ना हो? फॉर एग्जाम्पल, किसी शख्स ने गन पॉइंट के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, किसी आपको किसी की कंपनी परचेस करनी थी, आपने गन पॉइंट के ऊपर करा ली। किसी का बिजनेस परचेस करना था, सॉरी, ठीक है, आपने गन पॉइंट के ऊपर करा ली। या आपको किसी की बाइक पसंद आ गई, आपने कोई भी धमकी दे दी उसको, ठीक है, आपने किसी से कोई डील करनी थी, आपने उसकी किडनैपिंग कर ली। तो ये तमाम की तमाम चीजें आप क्या कर रहे हैं? दर हकीकत आप उसकी विल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जब आप उसकी विल को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इसमें फिर कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेंट है वो फ्री नहीं है एक पार्टी का। और जिस पार्टी का कॉन्सेंट फ्री नहीं है, उसी के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी वॉइड किया जा सकता है, इसको रिप्यूडिएट, खत्म किया जा सकता है, कैंसिल कर सकता है, क्योंकि एक पार्टी के ऑप्शन पे। किस पार्टी का ऑप्शन पे? जिसका कॉन्सेंट जो है वो फ्री नहीं है, उस पार्टी के ही ऑप्शन पे इसको हम खत्म कर सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहला रहे हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है यहां तक? फिर उसके बाद आपके पास अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस पे आ जाएं। देखिए, इसमें 2 पॉइंट्स और हैं कि जरूरी नहीं है आपके विल को इन्फ्लुएंस किया गया, और भी 2 तरीके हैं जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाता है। पहला तरीका ये है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस पे था, मतलब दोनों के प्रोमिसेस पे था। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मुख्तलिफ तरह के होते हैं, हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जैसे डिपेंडेंट का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कंस्ट्रक्शन करानी थी घर की, आपने अपने घर की कंस्ट्रक्शन करानी थी, लेकिन आपने जो भी आपका आर्किटेक्ट था उसको कहा भाई मटेरियल मेरा होगा, लेबर आपकी होगी, मटेरियल मैं दूंगा, लेबर आप देंगे। तो जब तक आप उसे मटेरियल नहीं देंगे तब तक वो अपनी लेबर यूज नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत हाल में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है आर्किटेक्ट की उस पर, क्योंकि आपने दर हकीकत आर्किटेक्ट को परफॉर्मेंस से रोक दिया। तो जब भी आप किसी को परफॉर्मेंस से रोकेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी उस पार्टी के ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाता है। देखिए, दोनों की विल इन्फ्लुएंस नहीं हुई थी, दोनों की विल फ्री कॉन्सेंट थी, लेकिन आपने उसको प्रॉमिस को डिपेंड करा दिया अपने प्रॉमिस के ऊपर। ठीक है, आपने क्या कहा कि मैं तुम्हें मटेरियल दूंगा तो तुम लेबर अपनी यूज करना। तो जब आप मटेरियल ही नहीं दे सके तो वो अपनी लेबर यूज नहीं कर सका, तो ऐसी सूरत हाल में कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट कर सकता है, रिसेंड कर सकता है, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है? व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट promises to a certain thing within a specified time but fails to do it। ठीक है, कि जब कोई पार्टी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रॉमिस करे और वो ना कर पाए उस टाइम के अंदर अंदर, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। जैसे कि अगर कोई शख्स आपको किसी भी चीज की डिलीवरी कहे कि मैं 1 हफ्ते के अंदर आपको गुड्स डिलीवर कर दूंगा, कुछ भी गुड्स हो सकती हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कह रहा है कि मैं वीट जो है आपको 10 बैग्स ऑफ शुगर जो है मैं आपको वो 1 हफ्ते के अंदर डिलीवर कर दूंगा, विद इन 1 वीक। लेकिन अगर वो 1 वीक के अंदर डिलीवर नहीं कर पाता, तो अब आपके ऊपर आ गया है कि जब वो 1 हफ्ते बाद आ रहा है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल भी कर सकते हैं। वॉइडेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट, आप उसको खत्म कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि वो विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड जो कि मेंशन था उसके अंदर अंदर डिलीवर नहीं कर पाया गुड्स। ठीक है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा सुन लें। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, कौन सी पार्टी? जिसकी विल इन्फ्लुएंस हुई हो, क्योंकि जब भी देखें कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है तो कंसेंसस एड इडम की बेस पे होता है, सेम थिंग इन सेम सेंस। जैसा एक शख्स सोच रहा है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, टर्म्स एंड कंडीशन, वैसे ही अगला भी सोचे, दोनों के विल को इन्फ्लुएंस ना किया और दोनों अपने पूरे होशो आवाज में समझ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी थ्रेट किसी भी किस्म का आप सामने वाले को दे रहे हैं और उसको कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर रहे हैं इस थ्रेट के जरिए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सामने वाली पार्टी उसको कैंसिल कर सकती है। अब लॉ ने सामने वाली पार्टी को ये ऑप्शन क्यों दिया? आपको भी तो दे सकती थी भाई। आपको क्यों देगी? क्योंकि आप ही तो वो शख्स थे जो जबरदस्ती सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में लाए।
वो तो आना ही नहीं चाहता था, आपने उसकी विल को इन्फ्लुएंस किया, उसको थ्रेट किया और आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आ गए। इसीलिए लॉ ने इसको बोला कि ठीक है, उस वक्त अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में एग्री भी हो गए किसी डर की वजह से, लेकिन आपके पास उसको रिप्यूडिएट करने का ऑप्शन है, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, रिसेंट कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। एक तो बात ये हो गई। मजीद दो केसेस कौन से हैं जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड होते हैं? पहला, जब आपने प्रॉमिस को सामने वाले की परफॉर्मेंस को डिपेंड करा दिया अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिस्टर ए ने कहा मटेरियल मैं दूंगा, मेरे घर की कंस्ट्रक्शन आप करें, तो दर हकीकत उन्होंने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिस्टर बी को दे दिया। लेकिन क्योंकि वो मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए अगला भी अपना प्रॉमिस मिस्टर बी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाए। ऐसी सूरत में मिस्टर बी के पास ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें, ठीक है, खत्म कर दें। ये भी वाइडेबल हो गया था। सेकंड, अगर आपने किसी से डिलीवरी टाइम डिसाइड किया हुआ था कि मैं विद इन 1 वीक आपको 100 मोटरसाइकिल्स जो है वो डिलीवर कर दूंगा फॉर सेल, ठीक है, और अगर आप विद इन 1 वीक नहीं डिलीवर कर पाए, तो अब जो सामने वाली पार्टी है उसके ऊपर भी ये ऑप्शन एक्टिव हो गया है कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो गया और वो जब चाहे उसे कैंसिल कर सकती है। वो चाहे तो आपकी डिलीवरी ना ले, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, क्योंकि आप टाइम पीरियड के अंदर अंदर क्लियर डिलीवर नहीं कर पाए। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस रिसिशन ऑफ अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, रिसिशन कहते हैं दर हकीकत कैंसिलेशन को, रिसिशन कहते हैं हम कैंसिलेशन को। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? बहुत आसान से कॉन्सिक्वेंसेस है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स हो जाता है। जो भी बेनिफिट लिए गए होते हैं दोनों पार्टियों में से कोई भी ले सकता है, ठीक है, वो रीस्टोर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक शख्स मिस्टर ए के बेटे को किडनैप करा, ठीक है, और मिस्टर ए से आपने कहा कि मैं तुम्हारा बिजनेस परचेज करूंगा और अगर तुम नहीं बेचोगे तो तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लूंगा, या ऐसी कोई थ्रेटन कर दी, ठीक है। मिस्टर ए ने एग्री करा और आपसे उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में आपने मिस्टर ए को एक प्राइस भी पे कर दी, एडवांस जिसे कह लें, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन की, ठीक है। लेकिन मिस्टर ए को बाद में वहां से निकल के उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे साथ मेरी विल को इन्फ्लुएंस हुआ है, मेरे पास वाइडेबल का ऑप्शन है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूं। मिस्टर ए ने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, रिसेशन फाइल कर दिया कोर्ट जाके। अब क्या होगा? अब जो भी बेनिफिट लिए गए वो रीस्टोर होंगे। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो पहला बेनिफिट मिस्टर ए ने ही लिया है कि मिस्टर ए ने 1 मिलियन की पेमेंट रिसीव करी है, तो वो पेमेंट भी मिस्टर ए उन्हें वापस करेंगे। तो दोनों में से कोई भी पार्टी जो है वो अगर कोई बेनिफिट ड्राइव कर चुकी है तो वो बेनिफिट रीस्टोर कर देगी, जिसके क्योंकि इसको हम ऐसे कर देंगे जैसे कॉन्ट्रैक्ट कभी था ही नहीं, ठीक है। तो दोनों पार्टियों को उनकी प्रीवियस पोजीशन पे ले आएंगे और कोई भी बेनिफिट अगर ड्राइव हुआ होगा वो बेनिफिट वापस कर दिया जाएगा। थर्ड है आपके पास वाइड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, वाइड के मायने को क्या होते हैं? नॉट बाइंडिंग इन लॉ। अब इसमें अगर आप आए 4th लाइन के ऊपर तो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable, ठीक है। It follows from the definition that a void contract is not void from the inception। कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ था, लेकिन वो वाइड हो गया तो उसकी इन्फोर्सिबिलिटी भी खत्म हो गई। आसान अल्फाज में समझिए क्या मतलब, कि जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था उस वक्त वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल अनइन्फोर्सेबल हो गया, वाइड हो गया, ठीक है। मतलब जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट बना था उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन कुछ हालात ऐसे पेश आए जिनकी वजह से वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब इन्फोर्स नहीं हो सकता। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से डील करी, ठीक है, किसी से आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था कि मैं आपको 10 बैग्स ऑफ शुगर जो है वो डिलीवर्ड करूंगा, ठीक है। बाद में गवर्नमेंट ने शुगर की प्राइवेट रेट पे बैंड लगा दिया कि आप नहीं कर सकते, तो ये क्या हुआ? सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट आपका इलीगल हो गया। जिस वक्त फॉर्म हुआ था लीगल कॉन्ट्रैक्ट था, हर चीज थी बिल्कुल वैलिड था, लेकिन सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट लॉस की वजह से ये इलीगल हो गया। जैसे कि आपने पिछले दिनों सुना होगा पंजाब में पॉलीथिन बैग्स पे पाबंदी लग गई थी, ठीक है, कि पॉलीथिन बैग्स जो है वो अलाउ नहीं है,
अभी भी पाकिस्तान में बहुत सी जगह नहीं है। तो वो कब, देखें फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 10 kg पॉलिथीन बैग्स जो है मैं आपको डिलीवर करूंगा, ठीक है, किस दिन डिलीवर करूंगा, मैं आपको 15 जनवरी को डिलीवर करूंगा। आपने 1 जनवरी को मिस्टर ए से कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं आपको 15 जनवरी को 10 kg ऑफ पॉलिथीन बैग्स जो है वो डिलीवर्ड करूंगा। 5 जनवरी को 5 जनवरी को गवर्नमेंट की तरफ से लॉ आ गया कि पॉलिथीन बैग्स अब अलाउ नहीं है। तो ये क्या हुआ, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी को बनाया था, ये एक बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, हर चीज प्रॉपर थी, अलाउ था, लीगल था। लेकिन हुआ क्या, 5 दिन बाद गवर्नमेंट का लॉ आया, आपके कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से पहले पहले गवर्नमेंट का लॉ आ गया कि अब जो है आप मजीद पॉलिथीन बैग्स की ट्रेड नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत हाल में आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। तो दर हकीकत जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, देखिए वो अपनी इंसेप्शन डेट से, बिगिनिंग डेट से वाइड नहीं होता, वो जब बना होता है तो बिल्कुल वैलिड बना होता है, लेकिन कुछ सूरत हाल की वजह से वो बाद में वाइड हो जाता है। लेकिन जिस वक्त वो बनता है वो बिल्कुल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ठीक है, तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि जब वो बनता है तो वो बिल्कुल वैलिड होता है, लेकिन बाद में कुछ सूरत हाल की वजह से, कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से वो एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी इन्फोर्सिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, लेकिन जिस वक्त वो बनता है उसको वैलिड होता है। तो बात कहने की यही है कि अपनी इंसेप्शन डेट से, अपनी बिगिनिंग डेट से वो कभी भी वाइड नहीं होता, वो बाद में कन्वर्ट होता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है जी, अब इसमें मजीद आप आए तो हम वो सर्कमस्टांसेस देखते हैं कि किन सर्कमस्टांसेस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है, कौन कौन से ऐसे हालात हैं जिनमें आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहला आपके पास है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबल, मतलब ऐसी चीज जो कि उस वक्त पॉसिबल थी जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ, लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म किया जा सकता। ठीक है, देखिए पहला लिखा हुआ है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वैलिड था, लेकिन उसके बाद जो है हम उसको मजीद परफॉर्म नहीं कर सकते, उसमें इम्पॉसिबिलिटी आ गई, तो इस वजह से ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आ गया और ये कॉन्ट्रैक्ट भी वाइड हो गया। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल खुद लिखी हुई है, A and B contract to marry each other. Before the time fixed for the marriage, A goes mad, the contract to marry becomes void. ठीक है जी, कह रहे हैं कि A और B ने एक साथ शादी करने का वादा किया, लेकिन आपस में शादी करने का वादा किया, लेकिन टाइम फिक्स होने से पहले पहले शादी का, या शादी होने से पहले पहले ए जो है वो पागल हो गए, तो ऐसी सूरत हाल में भी अब ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मजीद परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल सुने कि आपने एक डील करी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से अपने हाउस की सेल की डील करी कि अपने घर बेचने की बात करी, और पूरी डील परफॉर्म हो गई कि भाई फला तारीख को डिलीवर्ड हो जाएगा और पेमेंट वगैरह सब हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या, घर में आग लग गई, घर में आग लगी, घर डिस्ट्रॉय हो गया, तो लाजमी सी बात है अब ये कॉन्ट्रैक्ट मजीद परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये भी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी वाइड कॉन्ट्रैक्ट में बन गई कि जब आपने घर का कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो बिल्कुल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना, हर चीज सही थी, लेकिन उसके बाद अचानक से क्या हुआ, घर में आग लग गई कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद। जब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद घर में आग लग गई तो जनाब डिस्ट्रक्शन हो गई सब्जेक्ट मैटर की, कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस था, जो ऑब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट था, वही तबाह हो गया। तो वो जब तबाह हो गया तो इम्पॉसिबल हो गया अब उस घर को बेचना, क्योंकि जला हुआ घर तो ना वो खरीदेंगे ना अगला बेचेगा। ठीक है, वो तो राख बन चुका है, तो सारी चीजें हो गई, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, ये एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया कि जिस वक्त ये बना था ये बिल्कुल वैलिड था, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि अब इसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल। सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, देखिए सब्सिक्वेंट इलीगलिटी वही एग्जांपल है पॉलिथीन बैग वाली, कि गवर्नमेंट ने बाद में उस चीज को इलीगल कर दिया। ठीक है, कि आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट करा था 1 जनवरी को कि मैं आपको 10 kg पॉलिथीन बैग जो है वो डिलीवर करूंगा 15 जनवरी को, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तो ऐसा कोई ट्रेड पे बैंड भी नहीं था, आप कर सकते थे, ना पॉलिथीन बैग पे बैंड था। लेकिन 5 जनवरी को गवर्नमेंट का लॉ आया और गवर्नमेंट ने कहा
कि भाई अब जो है आप मजीद ट्रेड नहीं कर सकते हैं पॉलिथीन बैग्स में, क्योंकि अब ये अलाउ नहीं है यूज करना। तो ऐसी सूरत में ये सब्सिक्वेंट इलीगलिटी हुई कि जब आपने इस काम को परफॉर्म करना चाहा था, जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया था, उस वक्त ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, उस वक्त ये लीगल था। लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से बाद में इसको इलीगल करार दे दिया गया और ऐसी सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। रिप्यूटेशन ऑफ अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ लिया, ठीक है, कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एट द ऑप्शन ऑफ वन और बोथ पार्टी कैन रेसिड द कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई भी एक पार्टी जिसके विल को इन्फ्लुएंस किया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कैंसिल कर सकती है। रिप्यूटेशन मतलब कैंसिलेशन। देखिए जब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाए तो भी वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है कि उसको मजीद परफॉर्म नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको मजीद परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि अब ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शख्स आपका मोबाइल गन पॉइंट के ऊपर आपसे परचेज करना चाह रहा है, ठीक है, अगर कोई शख्स आपको बाहर मिला और आपके ऊपर गन रखी कि मैं तुमसे मोबाइल परचेज करना चाह रहा हूं और आपसे उस पर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लिया, लेकिन आप घर गए और आप जब मोबाइल लेने घर गए तो आपने कहा नहीं, आपने कोर्ट का सहारा लिया और आपने उस डेट को रिप्यूडिएट कर दिया। तो मजीद जब रिप्यूडिएशन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मैं कहने का मतलब क्या है कि जब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को आप देखें, दो ऑप्शन होते हैं। जब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है या तो आप एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, या क्या करा आपने रिसेंड कर दिया, आपने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। तो जब आपने कैंसिल करा तो उस वक्त वो फिर वाइडेबल नहीं रहता, वो फिर वाइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है कि अब उसमें अपने हिस्से की ऑब्लिगेशंस आपको पूरी नहीं करनी होती, ठीक है। कैंसिलेशन का ऑप्शन चूज करने से पहले पहले वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कि आप उसको एक्सेप्ट करके काम आगे भी बढ़ा सकते थे या आप उसको वाइड करके कैंसिल करके खत्म भी कर सकते थे। तो चूज करने से पहले पहले तो वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन जब आपने कैंसिलेशन का ऑप्शन चूज कर लिया तो अब वो एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब उसमें मजीद काम नहीं किया जा सकता, मजीद परफॉर्म नहीं किया जा सकता। फिर तीसरा आपके पास आता है इन द केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट इफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, ठीक है जी। ठीक है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होता है, किसी इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंडेंट है। देखिए कैंसिलेशन के मायने होते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना, आपने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। इन्फोर्सेबिलिटी तो तब है ना जब आप उसको इन्फोर्स कराने का मतलब ये होता है कि कोर्ट आपको इन्फोर्स करता है कि आप अपने हिस्से की परफॉर्मेंस करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी से कार परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो शख्स आपको कार डिलीवर नहीं कर रहा पेमेंट के बाद भी, तो आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाके उसको इन्फोर्स कराएंगे। इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट था ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, आप उसको इन्फोर्स कराएंगे। तो इन्फोर्स करने का मतलब ये कि कोर्ट उसको कहेगा कि भाई कार डिलीवर करो, उसको इन्फोर्स करेगा, कंपेल करेगा कि कार डिलीवर करें। लेकिन जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो अब तो इन्फोर्सिबिलिटी है ही नहीं। जब आपने रिप्यूडिएट कर दिया वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे तो अब वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसमें से इन्फोर्सिबिलिटी तो खत्म ही हो गई। देखिए वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की और एग्जांपल्स होती हैं, जरूरी इसमें बहुत सी चीजें आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, मुख्तलिफ चीजें, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने गन पॉइंट पे किसी से कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, ठीक है, आपको किसी ने धमकी दे दी, आपको किसी ने धमकी दी कि अगर आप मेरी ये बात नहीं मानेंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। ये भी क्या है? ये भी थ्रेटन है, एक तरह की धमकी है, आपकी विल को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। ये भी एक वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अगर बनेगा तो, ठीक है जनाब। अच्छा, इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, ठीक है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर था, ठीक है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर था। फॉर एग्जाम्पल आपने मिस्टर ए से कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से करा था, आपने मिस्टर ए को कहा था कि विद इन 1 वीक मेरी शिपमेंट आ रही है, सही है, विद इन 1 वीक
आपने कोई चीज इंपोर्ट कराई है, फॉर एग्जांपल आपने जापान से राइस, चाइना से राइस इंपोर्ट करा लिए, ठीक है, आपने चाइना से राइस इंपोर्ट करा लिए या वीट आपने इंपोर्ट करा ली, कुछ भी चीज आपने एक चीज इंपोर्ट करा रहे हैं तो लाजमी सी बात है वो एक शिप के थ्रू ही आएगी, ठीक है। आपने बोला कि ठीक है मेरा शिप जो है एक हफ्ते में इधर आ जाएगा और एक हफ्ते बाद जो है मैं तुम्हें 100 बैग्स ऑफ वीट जो है वो डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। ऐसा आपने कॉन्ट्रैक्ट करा कि आपका कंसाइनमेंट आने वाला है और उस कंसाइनमेंट की बेस पे आप डिलीवरी करेंगे गुड्स की, ठीक है। कंसाइनमेंट शिप के जरिए आएगा बाय सी। अब ये जो शिप का आना है, देखिए ये अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है। आपने कहा अगर वो आया तो मैं डिलीवर करूंगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का करा कि अगर शिप पहुंच गया टाइम पे तो मैं आपको डिलीवरी कर दूंगा। लेकिन अगर वो शिप विद इन 1 वीक नहीं पहुंचता या समंदर में तूफान आता है और वो डूब जाता है, तो इसका मतलब है जो भी कॉन्टिजेंट इवेंट था, जिस इवेंट के हैपन होने पे, जिस इवेंट के अकर होने पे आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिपेंड कराया था, वो इवेंट ही नहीं हो सकता। तो लाजमी सी बात है ये कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्म नहीं हो सकता। तो ये भी एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल है कि जब आपने बनाया था तो उस वक्त शिप के आने के चांसेस थे, तो और कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्टिजेंट इसी तरह से था, डिपेंडेंट था उस इवेंट पे कि अगर शिप आया तो मैं डिलीवरी ऑफ वीट करूंगा। लेकिन क्योंकि शिप नहीं आ सका तो फिर गुड्स आप वीट की डिलीवरी नहीं करेंगे। क्लियर है बात? तो ये भी एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है कॉन्टिजेंट डिपेंडेंट। कॉन्टिजेंट के मायने होते हैं डिपेंडेंट होगा। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है वॉइड एग्रीमेंट। देखिए वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट होता है जो वॉइड एप इनिशियो होता है। शुरू से ही आपने जो एग्रीमेंट बनाया था वो वॉइड था, जिस वक्त बनाया था उसी वक्त वॉइड था। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब बनाया था वैलिड था, सर्कमस्टांसेस की वजह से वो वॉइड में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट क्या है? जब बनाया था उसी वक्त वॉइड था, मतलब उसी वक्त वो एक इनवैलिड एग्रीमेंट था, लॉ की नजर में एग्रीमेंट नहीं था, ठीक है, उसी वक्त वो एक इनवैलिड एग्रीमेंट था। किस तरह से? लॉ ने आपको, आपने 10 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि लॉ ने आपको मना किया है, ठीक है, कि आप किसी भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लॉ ने आपको मना किया हुआ है कि आप किसी भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये भी आपने पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा था कि आप किसी अनसाउंड माइंड के साथ, इंसेन के साथ, जो पागल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वो होता है जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। ये तो एग्रीमेंट था और वाइड एग्रीमेंट था जो कि वाइड एप इनिशियो था, कि जिस वक्त ये फॉर्म हुआ है उस वक्त ही ये वाइड एब इनिशियो था। वाइड एब इनिशियो के मायने होते हैं वाइड सिंस बिगिनिंग, के शुरू से ही, अपनी बिगिनिंग से ही ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड था। लॉ की नजर में ये कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, ना ही या आप दोनों पार्टीज के बीच में लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करता था। ये दोनों काम नहीं थे इसमें, ठीक है, क्योंकि लॉ ने पहले ही स्टार्ट में मना कर दिया था कि भाई किसी भी माइनर से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, किसी भी इंसेन से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपने फिर भी कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करा जिसको लॉ ने, हमने 10वीं हेडिंग में पढ़ा था, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, कि कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसको लॉ ने खुद डिक्लेयर किया हुआ है कि ये वाइड एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। अगर आपने एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो भी वाइड एग्रीमेंट है, वो भी शुरू से वाइड है। फॉर एग्जाम्पल लॉ ने उसमें कैसा मना करा हुआ है? लॉ ने उसमें वेजरिंग एग्रीमेंट मना करे हुए। वेजरिंग मतलब बैटिंग, बैटिंग खेलना मना करी हुई है लॉ ने, कि आप किसी से बैटिंग का एग्रीमेंट नहीं कर सकते, भले वो क्रिकेट में हो या किसी भी चीज में हो, ठीक है। आप किसी से भी बैटिंग का एग्रीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी से बैट लगा रहे हैं तो लॉ ने उसको वाइड एप इनिशियो करार दिया हुआ है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है लॉ की नजर में कभी भी एग्रीमेंट था ही नहीं, क्योंकि जिस वक्त आप फॉर्म कर रहे थे उस वक्त ही ये वैलिड नहीं था। लेकिन वाइड कॉन्ट्रैक्ट में अलग बात है, वो क्या होता है, जब फॉर्म कर रहे होते हैं तो वैलिड होता है, लेकिन बाद में कुछ हालात की वजह से वो इनवैलिड हो जाता है, वाइड हो जाता है। लेकिन वाइड एग्रीमेंट जिस वक्त आप फॉर्म कर रहे हैं उस वक्त ही वो एक वाइड एग्रीमेंट था, एक सिंस बिगिनिंग वो अनइंफोर्सेबल था। लॉ की नजर में वो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं,
क्योंकि वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करता ही नहीं है। लॉ ने खुद ही मना कर दिया है कि ये एग्रीमेंट नहीं हो सकते। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, जिसको जहां समझ में आ रहा हो वो पूछते रहिएगा। देखिए, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वाइड एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वाइड। ठीक है, कोई भी ऑब्लिगेशन क्या आती है? अगर वही बात है, किसी भी पर्सन ने कोई एडवांटेज लिया हुआ है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, वाइड एब इनिशियो में, तो वो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स होगा, बेनिफिट्स को रिस्टोर करेंगे। अच्छा, आवाज जो है ये मुझे शफीक साहब बताएंगे क्लियर आ रही है? क्योंकि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया हुआ है कि आवाज कट रही है। सर, ये जो को होस्ट है मेरे साथ, इनमें से कोई मुझे बता दें कि आवाज क्लियर आ रही है उनको, क्योंकि एक स्टूडेंट ने बोला है कि उनको आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए बाद में देखते हैं। अच्छा, आवाज सही है सर। वो हो सकता है आपके अपने नेट का प्रॉब्लम हो, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को तो आवाज सही आ रही है। अच्छा, कॉन्टिजेंट का कॉन्सेप्ट यही है कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट होता है। ठीक है, कि किसी भी इवेंट के अकर होने के ऊपर अगर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कराया हो। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या करा कि मेरा शिप अगर एक हफ्ते में आ गया, मेरा कंसाइनमेंट एक हफ्ते में कराची पोर्ट पहुंच गया, तो मैं तुम्हें गुड्स की डिलीवरी कर दूंगा। ये क्या करा आपने? हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, शिप का आना एक इवेंट का हैपन होना है। ठीक है, तो आपने उस पर डिपेंड करा दिया है। ये आंसर हो गया। अच्छा, ऑब्लिगेशन का बता दें दोबारा प्लीज। ऑब्लिगेशन तो नॉर्मल सी इंग्लिश की टर्म है कि आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, आपके ऊपर क्या लायबिलिटी आती है। ठीक है, कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है तो आपके ऊपर क्या लायबिलिटी आ रही है, तो ये ऑब्लिगेशन होती है। ठीक है जी, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाए, तो उसमें क्या क्या ऑब्लिगेशंस हमारे पास आती हैं। अच्छा, वाइड एब इनिशियो क्या होता है? वाइड एब इनिशियो, वाइड सिंस बिगिनिंग, कि जब कॉन्ट्रैक्ट बना था उस वक्त ही वाइड था। ठीक है, तो बेसिकली वाइड एब इनिशियो कहलाता है वो, कि जब कॉन्ट्रैक्ट बना था वो वाइड था। अच्छा, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वाइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वाइड। देखें, कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्लिगेशंस क्या आती हैं जब कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाए। देखिए, बाद औकात ऐसा होता है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे होते हैं वो उस वक्त ही वाइड होता है जब आप उसको फॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता, आपको पता नहीं होता, बाद में डिस्कवर्ड होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है जी, बाद औकात तो क्या है, ठीक है, कि जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, आपको पता था वाइड एब इनिशियो कि आप जानबूझ के एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, लॉ ने आपको मना भी करा हुआ है, फिर भी आप एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको पता था। लेकिन बाद औकात कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा भी होता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको नहीं पता वो वाइड है, लेकिन दर हकीकत वो इंसेप्शन डेट से ही वाइड होता है। कैसे? देखें, आप अपने एक हॉर्स की सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने एक हॉर्स की सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन हुआ क्या, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करके घर, अच्छा दोनों पार्टियों को लग रहा था कि हॉर्स जिंदा है, फॉर एग्जाम्पल हॉर्स छोड़े, आप एक कार का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप एक कार का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, आपको भी पता था कार मेरे गैराज में खड़ी हुई है और सामने वाले जो मिस्टर बी थे
उनको भी पता था कि कार आपके गैराज में है, दोनों पार्टियां एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन दर हकीकत जिस वक्त आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, उस वक्त वो कार चोरी हो चुकी थी। इसका मतलब है आपको लगता था कि वो आपके गैराज में खड़ी हुई है, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थी, वो चोरी हो चुकी थी, आपके कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आपने उस वक्त तो कर लिया, लेकिन जब आप घर आए और अपने घर आके देखा तो अब हुआ क्या, आपको पता चला कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है, मैं तो बेच ही नहीं सकता, कार तो चोरी हो चुकी है। दर हकीकत ये वॉइड अभी नहीं हुआ, ये वॉइड उसी वक्त था जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा था, आपने डिस्कवर्ड अब किया है, ठीक है। तो आपने अब डिस्कवर्ड किया है क्योंकि आप दोनों की पार्टीज की, आपकी भी और मिस्टर बी की भी एक बायोलेटरल मिस्टेक थी। बायोलेटरल मिस्टेक थी कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों पार्टियां आप गलती पे थी, दोनों को ये लगता था कि कार जो है वो गैराज में खड़ी हुई है, ठीक है, कार गैराज में खड़ी हुई है, लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉर्म आपने कर लिया। आप दोनों को लग रहा था कि कार गैराज में खड़ी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिया, लेकिन कार गैराज में थी ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट डिस्कवर्ड हुआ वॉइड। अब देखें क्या लिखा हुआ था, हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिस्कवर्ड होगा, ऊपर आए दोबारा से, ऑब्लिगेशन अ पर्सन, आगे पढ़ें। इन दिस कनेक्शन सेक्शन 65 lays down that when an agreement is discovered to be void or when a contract become void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received it. Thus, this section provides for restitution of the benefit received so that both parties may stand unaffected by the transaction in the following two cases. कहते हैं कि दो केसेस हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट को वापस से रीस्टोर करा देंगे। आगे हम पढ़ते हैं when an agreement is discovered to be void. In other words, when an agreement is void ab initio, but the fact it's being void being discovered at a later stage. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब इनकी भी एग्जाम्पल देख लें, क्या लिखी है, A pays B 100 for agreeing to sell his horse to him. It turned out that the horse was dead at the time of agreement is discovered to be void, and B must repay to A 1,000. It should, however, be noted that agreements which are known to be void or illegal when they entered into are excluded from the purview of this section. Thus, if L pays 10,000 to M to murder Z, the money cannot be recovered. Similarly, nothing can be recovered in the case of expressly declared void agreements, of course, subject to the following exceptions. ठीक है, अब मजीद वो क्या कहते हैं कि देखें, एक तो एग्रीमेंट वो है जो वॉइड डिस्कवर्ड हुआ तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट पॉसिबल है, ठीक है, कि आपने रिस्टोरेशन करा दी, जैसे कि उन्होंने हॉर्स की एग्जांपल दी, हमने कार की एग्जांपल दी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों को लगता था कि हाँ जी वैलिड है, लेकिन वो वॉइड निकला क्योंकि हमें बाद में पता चला कि जिस ऑब्जेक्ट का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट तो मौजूद ही नहीं है, तो रिस्टोरेशन पॉसिबल है कि दोनों पार्टियों को बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ ने खुद मना किया भाई और आप कर रहे हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी प्रोफेशनल असैसिन को, किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को, आप किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और आपने एडवांस भी दे दिया, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिससे लॉ ने खुद मना किया हुआ। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो उस शख्स को नहीं मारता तो आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे, कोई भी रिस्टोरेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। आगे मजीद करते हैं, द मनी कैन नॉट बी रिकवर्ड का पढ़े। सिमिलरली, नथिंग कैन बी रिकवर्ड इन द केस ऑफ एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि देखें, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने भी मना करे, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, जिनको लॉ ने खुद कह दिया, जैसे कि आप किसी को तिजारत से नहीं रोक सकते, आप किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते, ठीक है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट, किसी को आप लीगल प्रोसीडिंग से नहीं रोक सकते, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिनको लॉ ने खुद मना कर दिया कि अगर ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे कि किसी को बिजनेस करने से रोकोगे, किसी को शादी करने से रोकोगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमने खुद कह दिया कि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, आप ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ऐसी सूरत में भी आपको कोई रिकवरी, कोई रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट पॉसिबल नहीं है, मना है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन, एक्सेप्शंस क्या है? फॉर एग्जांपल, एक शख्स माइनर था, अब माइनर के साथ लॉ ने खुद तुम्हें मना कर दिया कि भाई माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, शुरू से ही वाइड होगा जिस वक्त आप परफॉर्म उसको साइन करेंगे।
लेकिन आपको हुआ कैसे कि माइनर ने फ्रॉडुलेंटली आपको शो कराया कि वो मेजर है। माइनर ने आपके साथ फ्रॉड किया, उसने शो कराया कि वो 18 साल से बड़ा है, लेकिन वो 18 साल से छोटा था। ठीक है, तो ऐसी सूरत में बाद में आपको जब डिस्कवर्ड हुआ कि यार ये तो माइनर है, ये मेजर नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, तो वॉइड एब इनिशियो था। लेकिन ऐसी सूरत में लॉ ने एक्सेप्शंस दी है कि क्योंकि माइनर ने फ्रॉडुलेंटली आपको शो कराया था, तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट हो जाएगी कि अगर माइनर ने कोई बेनिफिट लिया है तो वो भी वापस करेगा, और आपने लिया है तो आप भी वापस करेंगे। ठीक है, जैसे कि बायलैटरल मिस्टेक है, बायलैटरल मिस्टेक के कॉन्सेप्ट में भी, जैसे कि अभी हमने गैराज की और हॉर्स की एग्जांपल में देखा, बायलैटरल मिस्टेक के कॉन्सेप्ट में भी रिस्टोरेशन अब मैं बता रहा हूं, लेकिन ये आप बार बार उसी वक्त पूछा करें जिस वक्त मैं पढ़ा रहा हुआ था, क्योंकि जब मैं आगे आ जाता हूं तो वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सुन लें, दैट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, आप किसी भी एक
आवाज आ रही? देखिए जब आपने लिखा अगर कार एग्रीमेंट के करने के बाद चोरी हो गई, तो देखिए अगर बाद में चोरी होगी तो फिर वो वाइड एब इनिशियो नहीं था, वो वाइड एग्रीमेंट हुआ, वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपने जब बनाया था तो वो वैलिड था, लेकिन उसके बाद वो कुछ आपकी कार चोरी हो गई, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रॉय हो गया, तो ऐसी सर्कमस्टांसेस की सूरत में वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हुआ है, वो फिर वाइड होगा, वाइड एब इनिशियो नहीं होगा, वाइड एग्रीमेंट नहीं होगा। मतलब sir, what if we come to know that the contract was void at the time of contract but we didn't discover it for a longer period? देखिए जो बेनिफिट होता है वो दोनों पार्टीज को ही होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सिंगल बेनिफिट नहीं होता ना, कि अगर एक शख्स बीच में कार की सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एक को कार मिलेगी, एक को पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो दोनों पार्टियों को ही बेनिफिट होता है। रीस्टोरेशन के मायने होते हैं कि दोनों ने जो जो बेनिफिट लिया है वो वापस कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई पैसे किसी से लिए थे तो वो आप वापस कर दें, ये रीस्टोरेशन हो जाती है। रीस्टोरेशन का प्रोसीजर क्या होगा हॉर्स वाले केस में? प्रोसीजर को आपने नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ वर्डिक्ट देना होता है फाइनल, ठीक है, उसके जो भी प्रोसीजर है वो आपने सिर्फ ये देखना है, मैंने पहले ही बताया था कि आपने लॉ जज की नज़र से पढ़ना है, आपने फाइनल देखना है कि इसका आंसर लॉ इसके बारे में क्या कहता है, ठीक है, प्रोसीजर रहने देना। क्लास कैंसिल हो गई? नहीं भाई क्लास कैंसिल नहीं हो रही। अच्छा जी, वाइड एब इनिशियो क्या है सर? वाइड एब इनिशियो, वाइड सिंस बिगिनिंग, कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जब बना था उस वक्त ही वो वाइड था, ठीक है। अच्छा सर, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो इलीगल था, हमें पता नहीं, तो ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर, वो अगर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा आपको लाजमी पता होगा, क्योंकि आपने रोड पे भी पढ़ा होगा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको किसी लॉ का नहीं पता तो आपकी गलती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दें और आप कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं था कि रेड लाइट, और जब चालान काटने वो आए आप कहें मुझे तो पता ही नहीं था कि रेड लाइट जो है उस पर रुकना होता है, ठीक है, तो वो तब भी चालान काट देंगे, वो आप कहेंगे कि आपकी गलती है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि अगर आपने लॉ को इग्नोर किया है सिर्फ इसलिए कि आपको पता नहीं था, तो इसमें कोई हम आपको रिलीफ नहीं देंगे, ठीक है जी। वाइड कॉन्ट्रैक्ट मैं फिर बता देता हूँ, काफी बार बता चुका हूँ कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी कैन बी रिसेंडेड, के एक पार्टी के ऑप्शन पे या एक से ज्यादा के ऑप्शन पे वो रिसेंड हो सकता है। कौन सी पार्टी? वो पार्टी जिसकी विल को इन्फ्लुएंस किया गया हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई गन पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट कराया गया है तो आपकी विल को इन्फ्लुएंस किया है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में कैंसिल कर सकते हैं। बायलैटरल मिस्टेक, जो दोनों पार्टियां मिस्टेक पे थी, जैसे कि हमने अभी देखा था कि दोनों पार्टियां जो है वो मिस्टेक पे थी कि
जब हम कार सेल आउट करने गए तो ए को भी लगता था कि कार गैराज में खड़ी हुई है और बी को भी लगता था कार गैराज में खड़ी है, लेकिन दर हकीकत कार गैराज में नहीं थी। तो दोनों पार्टियां मिस्टेक पे थी। ये चीज कहलाती है बायलैटरल मिस्टेक। ठीक है, कि दोनों पार्टियां ही गलती पे थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। एक कंडीशन तो हमने पढ़ ली, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कवर्ड टू बी वाइड, कि जब आपको डिस्कवर्ड हो कि कॉन्ट्रैक्ट वाइड था। सेकंड कंडीशन, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट है नॉर्मल आपका, कि जब आपको लगता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया, जैसे कि अभी एक साहब ने बात करी कि सर कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर कार चोरी हो जाए तो फिर क्या होगा, तो सर वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। वो वाइड एग्रीमेंट नहीं था, वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट था कि आपने जब बनाया था तो वैलिड था, लेकिन कुछ अरसे बाद क्योंकि कार चोरी हो गई कुछ टाइम बाद, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ऐसी सूरत में भी रेस्टिट्यूशन अलाउ है कि जो भी बेनिफिट्स दोनों पार्टी ने लिए हैं वो एक दूसरे को वापस हम करेंगे। ऐसी सूरत में रेस्टिट्यूशन अलाउ है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आप आ जाए अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? हाँ, दोनों पार्टीज के मिस्टेक को बेनिफिट रिकवर हो जाते हैं। दोनों पार्टीज की मिस्टेक का ही मतलब बायलैटरल मिस्टेक है। ठीक है, तो वो बेनिफिट रिकवर हो जाएंगे, रीस्टोर हो जाएंगे। अच्छा जी, अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं देखें। Unenforceable contract is one which is valid in itself, but it is not capable of being enforced in a court of law because of some technical defect. ठीक है जी, कह रहे हैं कि किसी आपने जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया तो वो सही तो था, उसकी हर चीज सेट थी, लेकिन किसी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वो इनफोर्स नहीं हो सकता। जैसे कि एक कॉमन मिस्टेक हमारे माशरे में बहुत ज्यादा होती है, जब भी आप किसी से एग्रीमेंट बनवाते हैं, ठीक है, नॉर्मली जब आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पे बनता है। ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा स्टैम्प पेपर। बेसिकली वो जो स्टैम्प लगी हुई होती है, हर स्टैम्प की एक वैल्यू होती है जो एक सम को इंश्योर्ड करती है। जब भी आप देखें मार्केट में मुख्तलिफ प्राइजेस के स्टैम्प पेपर होते हैं, 500 वाला भी होता है, 1000 वाला भी होता है, 50 वाला भी होता है, 100 वाला भी होता है। ठीक है, तो मार्केट में मुख्तलिफ तरह के स्टैम्प पेपर मिलते हैं। यही वजह है कि हर स्टैम्प की एक वैल्यू है जो स्टैम्प एक्ट के तहत ड्राइव होती है। ठीक है, स्टैम्प एक्ट एक एक्ट है जिसमें हर स्टैम्प की एक वैल्यू लिखी हुई है कि ये स्टैम्प जो है ये इतने अमाउंट को इंश्योर करती है। ठीक है जी, तो एक टेक्निकल मिस्टेक जो नॉर्मली बहुत ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए वाली जो स्टैंप होती है वो 1 मिलियन को, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, 100 रुपए वाली जो स्टैंप है वो 1 मिलियन को इंश्योर कर देती है कि आप 1 मिलियन तक का कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1.5 मिलियन पे जाते हैं तो आपको 100 रुपए वाली स्टैंप नहीं लगानी। ठीक है जी, अब आपको उससे वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप 100 रुपए वाले स्टैम्प पेपर पे कर सकते हैं, लेकिन आप 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आप 100 वाले स्टैम्प पेपर पे नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप करते हैं, देखिए जब आपने करा आपके कॉन्ट्रैक्ट में तमाम 10 एसेंशियल एलिमेंट्स थे जी, ऑफर एक्सेप्टेंस भी, लीगल रिलेशन भी था, राइटिंग रजिस्ट्रेशन सब कुछ हुआ हुआ है, हर चीज है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया, लेकिन फिर भी वो अनइंफोर्सेबल है। क्यों? क्योंकि उसमें टेक्निकल डिफेक्ट है, आपने जो स्टैंप यूज करी है उसकी वैल्यू कम है। गवर्नमेंट की तरफ से जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए, आपने जो स्टैंप यूज करी है उसकी वैल्यू कम है, क्योंकि आपको 1 करोड़ का स्टैंप पेपर 1000 रुपए वाला यूज करना चाहिए था, क्योंकि 100 रुपए जो है वो 1 मिलियन को इंश्योर करते हैं। तो इसका मतलब है 10 मिलियन के लिए 1000 रुपीज वाला स्टैंप पेपर होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपने वो यूज नहीं किया, तो ये वजह है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में टेक्निकल डिफेक्ट आ गया और वो अनइंफोर्सेबल हो गया। तो अनइंफोर्सेबल दर हकीकत ये टाइप होती है कि हर चीज है वैलिड है, लेकिन एक टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी एक स्टैंप पेपर की, कि आपने हर चीज करी, तमाम चीजें गवाह वगैरह हर चीज कर दी, लेकिन टेक्निकल डिफेक्ट क्या रह गया, जो कि नॉर्मली बहुत ज्यादा हमारे उसमें रहता भी है कि लोग नहीं इस चीज को कंसीडर कर रहे होते। आपने क्या करा कि जो स्टैंप पेपर यूज करा वो सस्ता वाला यूज करा, आपने 1000 की जगह 100 रुपए वाला यूज कर लिया 1 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट अनइंफोर्सेबल है, क्योंकि उसमें टेक्निकल डिफेक्ट है। ठीक है सर, अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ही बता रहा हूं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर तमाम एसेंशियल एलिमेंट्स थे, हर चीज थी, वैलिड था, लेकिन एक टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से
वो अनइन्फोर्स रह गया, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। जैसे कि मैंने स्टैम्प पेपर की एग्जांपल दी कि स्टैम्प पेपर पे हर स्टैम्प की वैल्यू होती है, 50 रुपए वाले, 100 रुपए वाले, 200 रुपए वाले, हर स्टैम्प की एक वैल्यू है। लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, आपने एक 100 रुपए वाला स्टैम्प पेपर 10 लाख तक के कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, लेकिन अगर आप 1 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में 100 रुपए वाला स्टैम्प पेपर यूज कर रहे हैं, तो आपकी हर चीजें, राइटिंग वगैरह सब हुई हुई है, लेकिन फिर भी इन्फोर्स नहीं करा सकते क्योंकि टेक्निकल डिफेक्ट क्या आ गया, स्टैम्प की वैल्यू का। ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। वन मोर एग्जांपल सर, राइटिंग रजिस्ट्रेशन जरूरी थी, आपने नहीं कराई। ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग रजिस्ट्रेशन जरूरी थी, आपने नहीं कराई, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल, कैन बी रिटन, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी होता है। तो आपने करा, सब कुछ करा, क्योंकि आपने कहा कि लॉ ने तो अलाउ करा हुआ है कैन बी रिटन, कैन बी ओरल, तो आपने ओरली एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, राइटिंग नहीं कराई, या रिटर्न में तो लिया, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। ठीक है, या आपने सब कुछ करा, कॉन्ट्रैक्ट स्टैम्प पेपर पे नहीं बनाया, एक नॉर्मल कंपनी के पेपर पे बना लिया। ठीक है, तो ये आपने क्या चीज करी, आपने टेक्निकल डिफेक्ट कर दिया। देखिए, ना आपकी विल इन्फ्लुएंस थी, ना आपने माइनर से करा, कुछ भी आपने नहीं करा, सारी चीजें आपने रखी, लेकिन आपने रिटर्न में नहीं करा, ओरली कर लिया, तो ये भी अनइन्फोर्सेबल हो सकता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी लॉ ने खुद कहा हुआ है कि रिटर्न जरूरी है, और आगे आप देखेंगे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लॉ ने कहा हुआ है कि रिटर्न जरूरी है, लेकिन आपने उसको रिटर्न नहीं लिया, तो ऐसी सूरत में भी आपने एक टेक्निकल डिफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा जी, अब एक आपके पास टर्म आपको बोर्ड पे दिख रही होगी, इलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। देखें, ये दोनों बातें बड़ी अजीब सी होती हैं। इलीगल के मायने होते हैं जो कि लॉ ने मना किया हुआ है, कॉन्ट्ररी टू लॉ, और अनलॉफुल के मायने होते हैं, ठीक है, अनलॉफुल के मायने भी यही होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के मायने होते हैं एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सर ये वाइट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर, ये अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वाइट कॉन्ट्रैक्ट एक अलग चीज है, अनइन्फोर्सेबल अलग है, इसमें तमाम चीजें थी, लेकिन टेक्निकल डिफेक्ट था। ठीक है, एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा, ओरल कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन पे गवर्नमेंट कैसे एक्शन लेगी? सर एक्शन लेना आपका काम नहीं है गवर्नमेंट की, उस पर आपका काम है अपनी सजा सुनाना। सही है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने आपको पहले भी बताया, लॉ ये बहुत पुराना लिखा गया था, उस वक्त ओरली चीजें हो जाती थी, लेकिन आज के दौर में ओरल चीज प्रूव करना एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आपका प्रूव हो गया ओरल कॉन्ट्रैक्ट, तो ठीक है, जो भी लॉ ने उसके बारे में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट लिखा है, तो लॉ कह देगा कि रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट कर दो। लॉ ने लिखा है कोई बेनिफिट रिस्टोर नहीं होगा, लॉ कह देगा कि कोई बेनिफिट रिस्टोर नहीं करो। ठीक है, एक्शन क्या मतलब है, तो उस तरह से डिसीजन आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, इलीगल या अनलॉफुल के मायने होते हैं जो बात लॉ ने मना की गई है, जो लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, अगेंस्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट के मायने होते हैं एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो इसको बेसिकली आप इलीगल एग्रीमेंट कंसीडर करें, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर नहीं करें, क्योंकि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट दर हकीकत कोई चीज नहीं होती। अगर आप इस वर्ड को ही देखें तो आपको खुद पढ़ के अंदाजा होगा कि इलीगल मतलब एनीथिंग कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या तो कॉन्ट्ररी टू लॉ होगा या इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के मायने तो होगा, इलीगल के मायने, कॉन्ट्रैक्ट के क्या मायने होता है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एंड कॉन्ट्ररी टू लॉ, मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है और कॉन्ट्ररी टू लॉ भी है। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बनता, तो दर हकीकत ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये इलीगल एग्रीमेंट है। लेकिन किताब में बहरहाल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और आपके लॉ में भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, लेकिन दर हकीकत इसके मायने इलीगल एग्रीमेंट होते हैं कि वो जो चीज इलीगल होती है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा हासिल ही नहीं कर पाती। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप किसी के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है, वो इलीगल है, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा हासिल ही नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा हासिल करने का मकसद ये है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। ठीक है, अगर किसी के मर्डर का आपने किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया और फला शख्स को वो नहीं मार सका, तो आप क्या लॉ में जा सकते हैं कि मैंने भाई मिस्टर ए के कत्ल का कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया था, अब इनसे कहें कि क्योंकि कत्ल नहीं कर पाए तो मेरे पैसे वापस करें? ठीक है,
तो ये काम नहीं कर सकते आप। तो ये दर हकीकत एक इलीगल एग्रीमेंट है। ठीक है, फिर मजीद हम इसमें आगे देखते हैं इलीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट्स का डिफरेंस है। अच्छा, ये जो डिफरेंस है ये आप लोग पढ़िएगा खुद, इसमें कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस तमाम वही होता है जो आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है। आपको इलीगल एग्रीमेंट भी पढ़ाया हुआ है, आपको वॉइड एग्रीमेंट भी। ठीक है, ये आप पढ़िएगा, अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसको मुझसे पूछ लीजिएगा अगली क्लास में, अगली या उसके बाद वाली किसी क्लास में शुरू में ही पूछ लीजिएगा, तो हम इसको देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस में यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता। अच्छा, अब मजीद हम आगे चलते हैं। देखिए, अब मजीद काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, लेकिन ये काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मिनट, अच्छा हाँ, बुक का नाम आप लोग नोट कर लें, एमसी कुच्चल साहब की किताब है। मैं बुक का नाम बता देता हूँ, एमसी कुच्चल साहब की किताब है। ठीक है, और एक और चीज नोट कर लें आप, मैं आप लोगों को अपना नंबर भी स्क्रीन पे शो करा देता हूँ। मैं अपना नंबर आप लोगों को शो करा देता हूँ, वो भी आप लोग नोट कर लें, ताकि फिर आप लोग मुझे मैसेज कर दिएगा तो मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा। ये नंबर जरा नोट कर लें आप लोग। ठीक है, इस पे आप अपना नेम लिख के मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, जहाँ पे मैं ये तमाम स्लाइड्स वगैरह जो है वो शेयर करा दूंगा। ठीक है, नंबर नोट कर लें। ठीक है, उम्मीद है कर लिया होगा अब तक। आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दिएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म कर दूंगा आप। अच्छा, किताब का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया है, एमसी कुच्चल साहब की किताब है। अच्छा, कोई भी एडिशन आपको मिले आप ले लीजिएगा, सारे एडिशन एक ही जैसे लिखे हुए, कोई चेंज लॉ में भी नहीं हुआ तो इनकी किताब में भी नहीं हुआ, जस्ट एडिशन चेंज होगा। किसी का 5th हो 6th हो कोई मसला नहीं है, सब सेम ही है। बुक का नाम बता दिया है, एमसी कुच्चल साहब की किताब है। ठीक है जी, मजीद आ जाते हैं काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, कि आपके क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। ठीक है, कि आपने क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से लिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, खालिद महमूद चीमा साहब की अक्सर स्टूडेंट उससे पूछ रहे हैं बुक यूज कर सकते हैं। सर, मैंने जो बुक रिकमेंड करी है आप वही यूज करें तो बेहतर है, इसके अलावा कोई आप बुक यूज करेंगे तो वो मेरी रिकमेंडेड नहीं है, वो आपकी अपनी ओन विल है, आप चाहें तो कर लें, लेकिन आपकी अपना डिसीजन है, वो आप अपने जिम्मेदार खुद हैं, पेपर आपका है, मेरा नहीं है। मेरी रिकमेंडेड बुक एमसी कुच्चल है। अब अगर आप मार्केट से 10 किताबों के नाम लाएंगे वो करें वो करें वो करें, वो मुझे नहीं पता। मार्केट में बहुत सी किताबें आती हैं, और खालिद महमूद चीमा साहब की किताब मैं आपको बता दूं कि वो बीकॉम लेवल की किताब है, आईसीएमए के लेवल की किताब नहीं है, उसमें बहुत सी चीजें उन्होंने नहीं लिखी, और वो एमसी कुच्चल की समरी ही उन्होंने लिखी है, तो बहुत सी चीजें उन्होंने नहीं लिखी। लेकिन अगर आप फिर भी यूज करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेड नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, मैंने आपको एक किताब बता दी, आप लोग वही फॉलो करें। उसके अलावा अगर आप कोई बात करते हैं तो वह एक अलग है। एमसी कुच्चल साहब की किताब है, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, मैं वहां पे भी नाम शेयर करा दूंगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एमसी कुच्चल की किताब मेरी रिकमेंडेड है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं हम। एक्सप्रेस क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है तो उसको किस तरह से हम देखते हैं। दो तरह से देख सकते हैं, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एम्प्लॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखिए, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ये है कि दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को एक्सप्रेसली कहा
एक्सप्रेस ऑफर दी गई, एक्सप्रेसली कहा गया। जैसे कि अगर मैं आपको अपनी कार सेल करना चाहूं तो मैं बोलूंगा ना, मैं अपनी कार बेचना चाह रहा हूं, खरीदेंगे आप? या मैं अपनी कार 10 लाख रुपए की बेचना चाह रहा हूं, आप खरीदेंगे? ये एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको लेटर के थ्रू भी कह सकता हूँ, रिटर्न आपको ओरली भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो ये तो हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने आपको, अच्छा आप जब किताब पढ़ेंगे तो आपका लेटर का जिक्र बहुत ज्यादा है किताब में, कि लेटर लिखा, लेटर आया। वजह क्या है? वो वजह ये है कि जिस वक्त का ये लॉ लिखा हुआ है उस वक्त ईमेल्स वगैरह नहीं होते थे, ठीक है, टेलीफोन्स वगैरह की एक्सेस, मोबाइल फोन्स की इतनी ज्यादा नहीं थी, तो लेटर्स पे ज्यादा काम होता था, ठीक है। जैसे कि पहले फैक्स बहुत ज्यादा चलते थे, अब फैक्स थोड़े कम हो गए जब से ईमेल आ गई है, तो ये वजह है। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि ओरल और रिटर्न जो है अगले ने बता दिया आपको, ठीक है, कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। इम्प्लाइड क्या है कि दोनों पार्टियां बोलती नहीं है लेकिन उनके एक्शन से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, उनके कंडक्ट से बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बस स्टॉप पे खड़े थे, बस आके रुकी, आप बैठ गए, बस आके रुकी है, बस वाले ने आपको कहा नहीं आप बैठो, ठीक है, बस वाले ने आपको कहा नहीं आप बैठो, बस सिर्फ रुकी, आप बैठ गए और फिर कंडक्टर ने आपसे एक किराया ले लिया। अब आप उसको ये तो नहीं कहेंगे ना मैं तो किराया नहीं दूंगा, हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था, जो सोसाइटी का कस्टम था, जो कंडक्ट था, आप दोनों के एक्शन से लगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनना है। आप स्टेशन गए, आपने सामान रखा हुआ था, कूली आया, उसने सामान उठा लिया, आपने भी नहीं रोका, आप भी साथ साथ चलने लगे। कूली जब सामान रखेगा तो आपने फिर उसको पैसे देने हैं, आप दोनों के बीच में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया था जो आपके एक्शन से बना था। आप किसी होटल में गए, अभी आपने पानी मांगा नहीं था, उसने पानी लाके रखा, आपने खोल के पीना शुरू कर दिया, आपने खोल के पीना भी शुरू कर दिया, तो ये भी क्या हुआ, आपने मांगा तो नहीं, आप तो सिर्फ जाके बैठे, उसने फौरन से लाके रख दिया, ये भी आपके बीच एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। तो मोड ऑफ क्रिएशन दो तरह से हो सकती है, एक तो एक्सप्रेस होती है कि आप एक्सप्रेसली खुद पता है, दूसरी इम्प्लाइड होती है कि वो आपको एक्शन से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा हो, तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं, आसान से थे ये दोनों। नेक्स्ट हम चलते हैं कंस्ट्रक्टिव और कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कंस्ट्रक्टिव और कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट, दर हकीकत कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट अभी के लिए सुन लें, आगे इस पे भी एक चैप्टर है। बेसिकली एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टियों ने अपनी मर्जी से फॉर्म नहीं किया हुआ होता, ये एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है जो बाय कोर्ट ऑफ लॉ आप पे इम्पोज की जाती है। जैसे कि अगर आपकी एक कैट है, वो घर से भाग गई, आपके पास एक बिल्ली थी, वो खो गई, ठीक है, एक फला शख्स ने, अब किसी शख्स को वो मिल गई, 3 दिन तक वो आपको ढूंढता रहा, 3 दिन बाद वो आपको मिला। जब वो आपको मिला तो उसने कहा यार ये आपकी बिल्ली थी, ये भाग के आ गई थी मेरे घर में, तो 3 दिन तक मेरा इस पे खर्चा भी हुआ क्योंकि मैं इसको खाना देता रहा, अगर खाना नहीं देता तो ये मर जाती, तो 3 दिन के 1000 रुपए इस पे मेरा खाना बनता है, तो वो एक्सपेंस आप दे दें। तो दर हकीकत आपके और उसके बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि वो आपकी जो कैट खोई है उसको खाना वगैरह देगा, उसको सर्वाइवल के लिए उसको फूड प्रोवाइड करेगा, लेकिन क्योंकि उसने किया है तो अब ये एक कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट है, आपके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन आ गई, ये एक कानूनी जिम्मेदारी आ गई है कि आप जो है उसको पेमेंट करें 1000 रुपए और फिर कैट लें, ठीक है। तो ये दर हकीकत एक कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट, ये कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है कि आप पे लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड हो रही है, जो कि दोनों पार्टियों की विलिंग नहीं थी, लेकिन आपकी विल बिल्कुल भी नहीं थी, ना सामने वाले की थी, इत्तेफाक से उसे कैट मिली, उसने एक इंसानियत के नाते उसको खाना खिला के रखा, तो ये आपके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन आ गई है कि आप उसको पेमेंट करें। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं या कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, ठीक है जी। अब आ जाए मजीद, आपके पास काइंड हैं एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरा करने के, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। देखिए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें दोनों पार्टी या कोई भी एक पार्टी अपने हिस्से की परफॉर्मेंस पूरी कर दे, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा एग्जीक्यूटेड। सर ये बस एंड है,
आखिरी 2 हेडिंग दें ताकि आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाए, फिर मैं एंड कर रहा हूँ क्लास। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दोनों पार्टियां अपने हिस्से की जो परफॉर्मेंस है, या कोई भी एक पार्टी अपने हिस्से की परफॉर्मेंस कर दे। फॉर एग्जांपल, आप मिस्टर ए मिस्टर बी के पास कार परचेस करने गए, मिस्टर ए ने उनको पेमेंट कर दी पूरी कंप्लीट, लेकिन कार अब तक डिलीवर्ड नहीं हुई है, ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक पार्टी अपने हिस्से की परफॉर्मेंस पूरी कर चुकी। ठीक है, अगर ऐसा हो कि उन्होंने पैसे दिए और उसी वक्त कार लेकर आ गए तो भी एग्जीक्यूटेड है, कि दोनों पार्टियां अपने हिस्से की परफॉर्मेंस पूरी कर चुकी हैं तो भी ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, भले कोई एक या दो। एग्जीक्यूटरी क्या होता है? एग्जीक्यूटरी होता है कि भाई दोनों पार्टियों के हिस्से की परफॉर्मेंस रह जाए, भले थोड़ी थोड़ी रह जाए, लेकिन दोनों पार्टियों के हिस्से से कोई ना कोई परफॉर्मेंस रहती हो। एक तो ये है कि आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, आज तारीख है फॉर एग्जाम्पल 27 अगस्त, आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है कि 10 सितंबर को मैं आपको 100 बैग्स ऑफ शुगर डिलीवर करूंगा और आपसे पेमेंट वसूल करूंगा। तो दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर डेट पे करा हुआ है कि जब आप डिलीवर करेंगे 10 सितंबर को, तो 10 सितंबर को ही आप पेमेंट लेंगे। ये बेसिकली एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, मतलब ये एग्जीक्यूटरी है, दोनों पार्टियों की हिस्से की पूरी परफॉर्मेंस बाकी है। एग्जीक्यूटरी में मजीद आप आ जाए किस तरह से? आप एक कार परचेज करने गए, ठीक है, आपने उनको पेमेंट करी एडवांस, कंप्लीट पेमेंट नहीं करी, और कार की डिलीवरी आपने अभी नहीं ली, आपने कहा बाकी मैं सेल डीड बनवा कर लाता हूं और फिर आपसे कार की डिलीवरी लेता हूं। ठीक है, या आपने पूरी पेमेंट भी कर दी, आपने कहा अभी मैं कार की सेल डीड बनवा कर ला रहा हूं और फिर आपसे मैं कार की डिलीवरी लूंगा। ये भी एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आपके हिस्से में भी एक परफॉर्मेंस रिमेनिंग है, कार की डीड बनवाना, सेल डीड बनवाना, और उसके हिस्से में भी परफॉर्मेंस रिमेनिंग है, कार की डिलीवरी करना, तो ये भी एक एग्जीक्यूटरी है। अगर दोनों में से कोई एक पार्टी भी अपने हिस्से की परफॉर्मेंस कर दे तो वो कहलाती है एग्जीक्यूटेड, कंप्लीट परफॉर्मेंस करे, या दोनों में से कोई एक पार्टी कंप्लीट कर दे या दोनों ही कंप्लीट परफॉर्मेंस कर दें तो वो एग्जीक्यूटेड है। लेकिन अगर दोनों में से कोई, दोनों की परफॉर्मेंस या तो पूरी रह जाए या थोड़ी थोड़ी भी रह जाए, रिमेनिंग हो, तो वो कहलाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आके आपका पहला चैप्टर एंड हो गया है। मेरा नंबर आपने नोट कर लिया, आप लोग मुझे मैसेज कर दें ताकि आज ही मैं आप लोगों को स्लाइड ये भेज दूं, पीडीएफ इसका, और आप लोग इसको पढ़ के आइएगा। कल अगर कोई सवाल हो तो कल की क्लास में स्टार्ट में ही इससे लिंक सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स को कैरी नहीं करिएगा, प्रॉब्लम्स को क्लियर करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आप क्लियर करते हुए चलें। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर जो होते हैं ये मेरे ख्याल से क्लाउड पे ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो ये आपकी लाइन जो आईडी होगी लॉगिन, उस पर आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो मैसेज आप लोग लाजमी कर दिएगा ताकि मैं आज ही आपको शेयर करा दूं, क्योंकि इसको लाजमी पढ़कर आइएगा। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, और मैं हर सेशन में कहता हूँ, लेकिन स्टूडेंट जो इस बात को मानते नहीं है कि अगर वो साथ साथ इसको पढ़ते रहेंगे तो ये बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन उनकी आदत होती है वो बिल्कुल एंड में ही पढ़ने बैठते हैं और फिर परेशान होकर बैठे हुए होते हैं, फिर उसमें से कुछ फेल हो जाते हैं और कुछ पास हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अगर आज की क्लास से किसी को कुछ पूछना है तो वो बता दें। सर सबके लोड हो रहे हैं बट आपके लोड नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है, मेरी एक ही क्लास हुई है तो वो एक लेक्चर लोड हुआ हुआ है उसके ऊपर। कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट में रिपीट कर देता हूँ, और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी वही होता है। ठीक है सर, टैक्स को छोड़ दें, टैक्स लॉ अलग है, टैक्स की बात नहीं करें, टैक्स लॉ अलग है। ठीक है, हम मर्केंटाइल लॉ पढ़ लें। कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट रिपीट कर दें। कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट आप पे दर हकीकत एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि आपके ऊपर, आपने चाह के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा होता, लेकिन एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है किसी के साथ कोई नाजायज चीज ना हो जाए, इसलिए लॉ जो है एक लीगल ऑब्लिगेशन आप पे इम्पोज करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, एक शख्स ने आपकी कैट थी, उसको रोक रखा अपने पास 3 दिन और फिर आपके पास लाया और आपको दे रहा है, अब उसका कुछ खर्चा हुआ है, अगर लॉ आप पे ये इम्पोज नहीं करे तो उस बेचारे का तो नुकसान हो गया। ठीक है, उस बेचारे का नुकसान हो गया, तो इस वजह से लॉ ने उस पर इम्पोज करता है ऑब्लिगेशन, और वो ऑब्लिगेशन इम्पोज करना दर हकीकत कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है कि लॉ कहता है कि आप इसको पेमेंट करें। तो ये आंसर हो गया। फिर इसके बाद एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल बता दें। सर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया ना, आप किसी को अगर कार परचेज करने जा रहे, आपको आपने कहा कि मैं 10 सितंबर को आपको शुगर बैग्स डिलीवर्ड करूंगा और 10 सितंबर को पेमेंट लूंगा, लेकिन आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप 27 अगस्त को, तो ये बेसिकली एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है कि आप फ्यूचर में कर रहे हैं। या अगर आप में से किसी एक की भी आधी, आपने उसको एडवांस पेमेंट कर दी, सॉरी
उसने आपको एडवांस पेमेंट कर दी, बाकी की पेमेंट नहीं करी, उसने कहा बाकी की पेमेंट जब आप डिलीवरी करेंगे 10 सितंबर को मैं तब करूंगा, तो ये भी एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है कि उसके हिस्से की भी परफॉर्मेंस आधी बाकी थी। अगर दोनों पार्टियां अपने हिस्से की परफॉर्मेंस या कोई भी एक पार्टी पूरी परफॉर्मेंस कर दे तो वो एग्जीक्यूटेड होता है, अदरवाइज वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पे चला जाता है। जी एमसी कुच्चल नाम है किताब का, कल क्लास होगी, अब तक कोई नहीं देखिए, क्लास अगर कैंसिल हो रही होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर नहीं हो रही होगी तो इसका मतलब है क्लास होगी। हाँ, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि दोनों तरफ से पूरी या उनकी पार्ट परफॉर्मेंस बाकी हो। लास्ट टू हेडिंग एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटिव थिंग मैं आपको रिपीट कर देता हूं। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? जिसमें दोनों पार्टियां या कोई भी एक पार्टी अपने हिस्से की परफॉर्मेंस पूरी कर चुकी हो। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों पार्टी या कोई भी एक दोनों पार्टियों की पार्ट परफॉर्मेंस बाकी हो या पूरी ही परफॉर्मेंस बाकी हो, वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर अगर किसी चीज की ट्रेडिंग कर रहे हैं और एडवांस भी ले लिया जाए गया है लेकिन सब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया तो एडवांस पेमेंट 100% देना होगी, वो तो ऑब्लिगेट होगा। हाँ बिल्कुल आपको देना होगी। सब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, वाइड हो गया, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होगा, बिल्कुल वापस देनी होगी। अगर आपकी सर फर्स्ट क्लास है तो अब इसमें हमारी गलती नहीं है, आप उसको रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लीजिएगा। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट से पहले वाली हेडिंग बता दें, एक मिनट, पहले वाली हेडिंग कौन सी थी? इम्प्लाइड कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट की थी सर, बता चुका हूं, अभी रिपीट करिए मैंने कि कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है जो कि बाय कोर्ट आप पे इम्पोज्ड होती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जैसे कि मैंने एक कैट की एग्जांपल दी थी कि आप कैट लेकर आए हैं, आपके पड़ोसी को मिल गई, उसने 3 दिन अपने पास रखा, उसको खाना खिलाया और अब लाके आपको रिटर्न कर रहा है वो कि भाई मैं आपको ढूंढ लिया उसने कि आपकी थी, रिटर्न कर रहा है, तो लाजमी बात है लॉ उसका भी नुकसान नहीं करेगा कि 3 दिन जो उसने खाना खिलाया वो ऐसी जाया हो जाए उसके पैसे। लॉ ने इसीलिए आप पे लीगल ऑब्लिगेशन लगाएगा कि आप उसको पेमेंट करें, और ये लीगल ऑब्लिगेशन लगाने का ही को ही हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। जी सर, चैप्टर 2 लेक्चर में कवर हुआ है। अच्छा मेरे ख्याल से अब जो काम के क्वेश्चन थे वो तो खत्म हो गए। अब एग्जीक्यूटरी मैंने बता दिया है काफी बार, आप रिकॉर्डेड लेक्चर में दोबारा भी उसको सुन सकते हैं। एडिशन का भी मैंने आंसर दे दिया है, तो यहाँ पे आके मैं आपकी क्लास को एंड कर देता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात होती है आप लोगों से।